हाँ, अगला टॉपिक आगे हमारे पास है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी। लमार्क वाली क्लियर हो गई सबको। तो देखें, चार्ल्स डार्विन 1809, ये ईयर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वही साल है जब लमार्क ने एक बुक पब्लिश की थी ज़ूलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो यही साल था व्हेन डार्विन वाज बोर्न। ये साल जो है वो बर्थ ईयर है किसका? डार्विन का। तो इस ईयर आपको याद होना चाहिए, और कोई साल नहीं तो ये वाला साल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। खैर, तो चार्ल्स डार्विन वही थे जिन्होंने सबसे फेमस, सबसे रेलेवेंट, आज भी जिस थ्योरी को सबसे ज़्यादा माना जाता है एवोल्यूशन के अंदर, वो थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। जिसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ, जैसे लमार्क की थ्योरी क्या कहलाती थी? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। उसी तरीके से डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन आप कह सकते हो, या फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, फाइन। चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, इसे कहा जाता है, दिस थ्योरी इज द मेन mechanism of what? Of evolution. Widely accepted theory given by the one and only Charles Darwin. अच्छा, 1859 के दिन उन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज करके। वहाँ पे इन्होंने कहा कि जो स्पीसीज़ है वो ओवर टाइम किस तरीके से इवॉल्व हुई है। हम पढ़ेंगे क्या की पॉइंट्स थे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के, और कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। देखो, चार्ल्स डार्विन की एक छोटी सी कहानी है, वो पहले समझ लेते हैं। ही वॉज बोर्न इन 1809, ठीक है। 1809 के अंदर पैदा हुए। यहाँ पे एक शिप है, उसका नाम आपको याद होना चाहिए। 1831 के अंदर, ईयर आप याद करें ना करें, लेकिन अच्छा, जैसे लमार्क वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, तो ये जो है वो इंग्लैंड, सो ही वॉज इंग्लिश, ही वॉज अ ब्रिटिश नेशनलिस्ट। ठीक है, ही वॉज अ ब्रिटिश नेशनलिस्ट, ठीक है। तो 1831 के अंदर ये एक ट्रैवल पे निकलता है, HMS बीगल, एक शिप थी, ठीक है। ये नाम है शिप का, HMS बीगल। ये जो शिप थी एक ब्रिटिश नेवल शिप थी, जहाँ पर डार्विन जो है ये क्या करने गए थे भाई, ये एक नेचुरलिस्ट थे, अपनी रिसर्च वगैरह कंडक्ट करने गए थे, सही है। ये शिप जो है वो लंदन से जा रही थी कहाँ पे? US, और बीच में यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स का यहाँ पे स्टे था। सबसे इम्पोर्टेंट आइलैंड जिसका नाम आपको याद होना चाहिए वो है गैलापागोस। ये आइलैंड के ऊपर तकरीबन फॉर 3 मंथ्स, और नहीं 3 नहीं 2 महीनों के लिए, फॉर 2 मंथ्स इस आइलैंड के ऊपर ये लोग रुके थे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, मुझे यहाँ पे किसी ने बोला है कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है, आई ब्रेक इट डाउन। वेट, देखो, इसको एक स्टोरी की तरह समझना है। लमार्क जैसे बहुत ही आसान लग रहा है सबको, उसी तरीके से डार्विन है, बल्कि इनकी स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है। कैसे? 1809 में पैदा हुए, ब्रिटिश नेशनलिस्ट थे। एक दिन ख्याल आया कि अच्छा लेट्स गो ऑन अ वेकेशन, तो एक ब्रिटिश नेवल शिप थी जिसका नाम था HMS बीगल।
लंदन से यूएस जा रही थी 2 महीनों के लिए, तकरीबन 5 years ही ज्वाइंड दिस मिशन, ठीक है। 5 साल के लिए ही ज्वाइंड एज अ नेशनलिस्ट। किसको ज्वाइन किया? ब्रिटिश नेवी को ज्वाइन किया था इन्होंने एज अ नेशनलिस्ट फॉर 5 years। इसीलिए उसी टाइम पीरियड के दरमियान में ये गए थे इस रिसर्च मिशन के ऊपर, इस नेवल शिप पे, और 2 महीनों के लिए ही स्टेड ऑन दिस आइलैंड। इस आइलैंड के ऊपर इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्योंकि ये नेशनलिस्ट इनका काम था रिसर्च वगैरह करना, इन्होंने कलेक्ट किए क्या सैम्पल्स, डिफरेंट प्लांट्स जो कि उस आइलैंड के ऊपर जो भी फॉसिल्स थे, जो रिमेन्स थे, जो बोन्स थी, जो भी चीज़ें इनको मिली, ही कलेक्टेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देयर, ठीक है। उसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको जो पता होनी चाहिए, इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स को कलेक्ट किया, साइजेस ऑफ फिंचेस देखी, बर्ड्स की, ठीक है। तकरीबन 13 से 14 टाइप्स ऑफ बीक्स के रिमेन्स जो थे वो इन्होंने देखे यहाँ इस आइलैंड के ऊपर। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं गैलापागोस आइलैंड के, ये रिजेंबल करने चाहिए साउथ अमेरिका से एज़ कम्पेयर्ड टू यूरोप, क्योंकि ये आइलैंड बहुत ही करीब है साउथ अमेरिका से, ठीक है। लेकिन ऐसा इसके पीछे रीज़न क्या है? इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो इस आइलैंड के, रिपीट कर रही हूँ मैं, कोई मसला नहीं है, रिपीट कर रही हूँ। डार्विन ने देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स ऑफ या फिर ऑन गैलापागोस आइलैंड resembled more to South America basically इन्होंने कहा they should resemble more to South American animals as compared to Europe। इन्होंने जियोग्राफी के बेसिस के ऊपर कहा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया नेचुरल सिलेक्शन का। इन्होंने कहा कि कुछ तो कनेक्शन है इन सब स्पीसीज़ के दरमियान में। इन्होंने कहा कि जो ये कॉम्प्लिकेटेड स्पीसीज़ हमें नज़र आती हैं आज, ये एक ज़माने में सिंपल हुआ करती थी, इनके जो एंसेस्टर्स थे वो मे बी कॉमन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इनके जेनेटिक कंपोजिशन के अंदर डिफरेंसेस आए, और कभी भी जो जेनेटिक चेंज है, जो वेरिएशन, म्यूटेशन है, जो एवोल्यूशन को बर्थ देती है, वो एक इंडिविजुअल में नहीं आती, वो पूरी पॉपुलेशन में आती है, तभी एवोल्यूशन होगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि एक मंकी या फिर बेहतर होगा कि आप कहेंगे एप के अंदर वेरिएशन आई तो ह्यूमन, ऐसा नहीं है, ह्यूमन बन गया, ऐसा नहीं है। एक जो पॉपुलेशन थी उसके अंदर वेरिएशन आई ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। दिस इज़ व्हाट डार्विन बिलीव्ड इन एंड दिस इज़ व्हाट ही सेड। अब इस थ्योरी के हवाले से देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें पढ़ने हैं। ये थी बैक स्टोरी, ठीक है, ये था बैकग्राउंड। इनकी थ्योरी के बारे में जो की आइडियाज़ थे, वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखो, और ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, सही है। अच्छा, इन्होंने जैसे लेमार्क ने कहा था कि एक ऑर्गेनिज्म खुद डिसाइड करता है कौन सा कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर, आगे वाली जनरेशन्स में पास होना होगा। डार्विन ने कहा कि जो नेचुरल सिलेक्शन, अब देखो वहाँ पे जो नाम था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थे अकॉर्डिंग टू लेमार्क, वो पास ऑन होते हैं आगे वाली जनरेशन्स में। दैट्स वाई ये थ्योरी कहलाती थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। डार्विन की थ्योरी क्या कहलाती है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये जो टर्म है नेचुरल सिलेक्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, डार्विन ने कहा कि नेचर इज़ द बॉस। नेचर के अंदर जो सबसे फिटेस्ट होगा, सरवाइव कर पाएगा सबसे अच्छे तरीके से, वही रहेगा। बाकी जो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स इररेलेवेंट हो जाएंगे उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन की जो इन्वायरमेंट है वो बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है एक पॉपुलेशन पे, और
इट गिव्स बर्थ और हाँ इट गिव्स बर्थ टू एवोल्यूशन का एवोल्यूशन एंड वेरिएशन, ठीक है। इट गिव्स बर्थ टू वेरिएशन और वेरिएशन से एवोल्यूशन होती है ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है कि ओनली द बेस्ट वन सर्वाइव्स, विच इज़ बेटर सर्वाइवल वही रिप्रोड्यूस करता है। और एक लाइफ टाइम पे स्पीसीज़ के पास पावर होती है अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने की। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसको एक स्टोरी की तरह समझो, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम ए है। अब ये जो ए ऑर्गेनिज्म है ये सर्वाइव कर रहा है सही से, इसके पास पावर है रिप्रोड्यूस करने की। एक टाइम आया इसने ओवर प्रोड्यूस किया, अपने नंबर्स को इतना इंक्रीज़ किया कि अब ये बहुत ज़्यादा हो गए, तो दैट इज़ ओवर प्रोडक्शन। सही है। ज़्यादातर स्पीसीज़ क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स बना लेती हैं, इतने ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं कि जितने सर्वाइव नहीं कर सकते उससे भी ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, ओवर प्रोडक्शन किसे कहते हैं? देखो जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो हैं दे बिकम मोर देन रिसोर्सेज, मतलब जितना खाना है उससे ज़्यादा लोग हैं खाने वाले, तो वो क्या अब ओवर प्रोडक्शन हो गई। प्रोडक्शन क्या है कि भाई जितना रिसोर्स है उतना ही उसको कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर है। लेकिन अब हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा, तो वो ओवर प्रोडक्शन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंगल कॉड फिश जो है वो मिलियंस ऑफ एग्स दे देती है, और जो रैबिट्स हैं दे कैन हैव मल्टीपल लार्ज लिटर्स ईच ईयर। तो ये क्या है, ये ओवर प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे। लेकिन क्या आपको लगता है सब सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, ठीक है। तो ये है ओवर प्रोडक्शन। सबसे पहला मसला क्या है, ओवर प्रोडक्शन। उसके ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, सही है। पहले ओवर प्रोडक्शन, उसके बाद क्या हुआ, वेरिएशन। वेरिएशन क्यों आती है? देखो ये स्पीसीज क्या कर रही है, आपस में कम्पीट कर रही है। रैबिट्स इतने ज़्यादा हो गए, रिसोर्सेज कम है, तो रैबिट्स आपस में क्या करेंगे, कम्पीट करेंगे। हर कोई एक दूसरे से बेहतर होना चाहेगा, इन्वायरमेंट को अच्छे से अडेप्ट करना चाहेगा, इसीलिए अब उसके जेनेटिक मैटर के अंदर वेरिएशन यानी कि चेंज, म्यूटेशन आएगा, ठीक है। वेरिएशन क्यों आती है? कंपटीशन की वजह से आती है। अच्छा, कंपटीशन में हमारे पास दो तरीके का कंपटीशन होता है। जो एवोल्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा का मतलब क्या है, एक स्पीसी के अंदर, जैसे रैबिट्स एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं तो वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है। एक है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक क्या है, जब दो अलग अलग स्पीसीज आपस में कम्पीट करें, जैसे फॉर एग्जांपल एक टर्टल है और एक फ्रॉग है, तो वो अगर कम्पीट करेंगे, उन दोनों की पॉपुलेशन अगर रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करेंगे तो वो इंटर स्पेसिफिक हुआ। वेरिएशन पे वापस आता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, वेरिएशन क्या है, देखो एक पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत ही स्लाइटली वेरी करता है इन देयर ट्रेट्स। जैसे कि कुछ रैबिट्स जो हैं वो वाइट होंगे, कुछ ब्राउन होंगे, है ना, ऐसा ही है। तो एक पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी तो होती है लेकिन बहुत स्लाइट वेरिएबिलिटी होती है, कम। हम सब हैं तो इंसान, लेकिन स्टिल we are diverse. We have different skin colors, eye colors, heights and features. Some are tall, some are short, some are big in size, like big physique. कुछ populations, कुछ areas में लोग बहुत height में छोटे होते हैं, you know. So एक population के अंदर changes, variability होती है लेकिन बहुत कम होती है। मसला क्या है, देखो एक वेरिएशन कैसे आएगी ज़्यादा,
some variations are more suited for the environment and some are not. ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म एडेप्टिव वेरिएशंस को एक्यूमुलेट कर ले अपने अंदर, उनको इनहेरिट करें अपने ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, so वो organisms would become slightly more advanced due to those variations. ठीक है, वो environment में और बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे. सही है. थर्ड हमारे पास आता है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं आपस में क्या करेंगे, दे विल कम्पीट फॉर विथ ईच अदर फॉर व्हाट, फॉर एग्जिस्टेंस, फॉर सर्वाइवल. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज स्ट्रगल. थर्ड पे क्या आता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. जैसे कि मैंने बताया, ओवर प्रोडक्शन की वजह से रिसोर्सेज कम है, ऑफ स्प्रिंग का नंबर, मतलब पॉपुलेशन में लोग ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम हो गए, सो ऑफ कोर्स स्ट्रगल तो होगी जिंदा रहने के लिए. Faster cheetahs will survive more than the slightly slower one, क्योंकि वो अपना प्री आसानी से कैच कर लेगा. सही है, समझ आ रहा है. तो स्ट्रगल होगा क्योंकि रिसोर्सेज कम है. सो स्टोरी में आगे हमारे पास है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, या फिर आप इसे कह सकते हो कंपटीशन. ठीक है, क्योंकि सारे के सारे स्पीसीज जो है वो दे फेस नेचुरल कैटास्ट्रोफीज, एनवायरमेंटल स्ट्रगल्स भी होंगे, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल्स होंगे, रिसोर्सेज की वजह से स्ट्रगल्स होंगे. तो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर अडेप्टिव ट्रेट्स होंगे, वो ऑर्गेनिज्म फिट रहेगा एनवायरनमेंट में, तो वो बच जाएगा. बाकी जो नहीं कर पाएगा अडेप्ट, वो नेचुरली उसकी जो पैदावार है वो कम होती जाएगी विद टाइम. ठीक है. सो फोर्थ पे आता है हमारे पास सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वही सर्वाइव कर पाएगा. And this is natural selection. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के अंदर जो फिटेस्ट वाला था, जिसके बाद फेवरेबल ट्रेट, फिट, देखो फिटेस्ट का मतलब क्या, किसी ने पूछा फिटेस्ट का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास फेवरेबल ट्रेट्स हों, डोमिनेंट नहीं, मतलब फेवरेबल ट्रेट्स, उनके अंदर फेवरेबल वेरिएशंस आई हुई हो. सही है. तो दैट इज द फिटेस्ट वन, द वन विद द फेवरेबल ट्रेट्स, वही सर्वाइव करेगा और वही ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा. और अनफेवरेबल ट्रेट्स जो होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे पॉपुलेशन में ओवर टाइम. इसका मतलब ये है कि जो फेवरेबल वेरिएशंस होंगे, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, टू मेक मोर फिटर individuals in a species and in the population as well. ठीक है. So that is why the fittest one will survive. One with favorable traits. Okay, so these were the key ideas of Darwin theory. यहाँ पे आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, ओवर प्रोडक्शन, फिर वेरिएशन, फिर स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, उसके बाद है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास ओके, अच्छा, यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है कि किस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन ये बताती है कि एक एंसेस्टर के ज़्यादा
ब्रांचेस हो सकती हैं। देखो जो डार्विन की थ्योरी है ना, उसके ना सिर्फ ये 4 की एस्पेक्ट्स हैं, इसके अलावा हम लोग डार्विन की थ्योरी से और बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। किस तरीके से? देखो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब HMS बीगल के ऊपर ये डार्विन ने जब कलेक्ट किए थे सैम्पल्स ऑफ बीक्स, तो उन्होंने देखा कि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के अंदर एक पॉइंट उन्होंने ये दिया कि डिसेंट ऑफ मैन, दिस वाज द बुक पब्लिश्ड बाय डार्विन। डार्विन की 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस है। कौन कौन सी? एक है डिसेंट ऑफ मैन, दूसरा कौन सी है? जब व्हेन ही रिटर्न बैक फ्रॉम HMS बीगल शिप फ्रॉम द US, ठीक है, तो उस टाइम पे डार्विन ने एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था AR वेलिस के साथ इन्होंने मिलकर एक पेपर पब्लिश किया, ठीक है, 1858 के अंदर इन्होंने, और ये पेपर सब के अंदर इन्होंने थ्योरी दी, किसकी? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और वहाँ पे ये सारे की पॉइंट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए, इन्होंने वही बातें की थी इस थ्योरी के अंदर, ठीक है। फिर एक तो ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन थी। दूसरा जो कि वेलिस के साथ थी, वो एक पेपर था, सही है। दूसरा इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट बुक वो कौन सी है? वो है एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, जिसके ऊपर ये वाला, जिसके अंदर इन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर बहुत बात की थी। ये वाली जो पिक्चर है इस थ्योरी का कवर है, आई थिंक सो, ठीक है। ये बुक एवोल्यूशन के बारे में जब आप पढ़ते हो तो एक मस्ट रीड है। तो एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज ये बुक का नाम था बाय डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन। दूसरी जो बुक थी वो ये थी डिसेंट ऑफ मैन। डिसेंट ऑफ मैन के अंदर इन्होंने बताया था कि हमारे पास जो एक एंसेस्टर है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक एंसेस्टर हो और इस एक एंसेस्टर से डिफरेंट तरीके की स्पीसीज इवॉल्व हों। ये एंसेस्टर था X, इससे स्पीसी A निकली, स्पीसी B, स्पीसी C। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट स्पीसीज निकले, और इसको कंपेयर किया जाता है ट्री ब्रांचेस, या फिर आप कह सकते हो ब्रांचेस ऑफ ट्री के एग्जाम्पल से। जो लेमार्क की थ्योरी थी वो लेडर ऑफ लाइफ थी, सही है। जो डार्विन की थ्योरी है वो ब्रांच, जैसे हमारे पास एक ट्री के अंदर ट्रंक तो एक है, यानी कि एंसेस्टर तो एक है, लेकिन उसकी बहुत सारी, ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होंगी। उसी तरीके से एक एंसेस्टर की, एक ट्रंक की बहुत सारी स्पीसीज हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो इसको इससे कंपेयर किया जाता है। दूसरी बात, जब ये उस आइलैंड के ऊपर गए थे, इन्होंने वहाँ पे बीक्स के सैंपल्स कलेक्ट किए थे, तो वो डिफरेंट बीक की शेप्स थी, लेकिन उन सबका फंक्शन सेम था। देवर, वो जो बीक्स थी, दोबारा से समझ, इन्होंने इस बात को सपोर्ट ऐसे किया, जब ये उस आइलैंड पे गए थे, गलापागोस आइलैंड के ऊपर गए थे, तो यहाँ वहाँ पे याद है मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि वहाँ पे ही कलेक्टेड सैम्पल्स ऑफ बीक्स। इन्होंने कहा कि कॉमन एंसेस्टर था और उससे डिफरेंट तरीके के डिसेंट ऑफ मैन का मतलब क्या है, डिसेंडेंट्स निकले, सही है। एक एंसेस्टर से ये सारे इवॉल्व हुए, ठीक है। एक कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट स्पीसीज बन गई, और उन डिफरेंट स्पीसीज की डिफरेंट तरीके की बीक की शेप्स थी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बर्ड, ये ईगल है, तो इसकी जो बीक होगी वो बहुत शार्प होगी। जो फॉर एग्जांपल कुछ जो हमिंग बर्ड होती है, मेरे ख्याल से उसकी बीक बहुत इस तरीके से होती है, टू डिग इनटू ट्रीज ट्रंक। कुछ की जो बीक होती है वो बहुत ही कुछ की बहुत पॉइंटेड होती है, कुछ की पॉइंटेड नहीं होती। यू कैन लुक एट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट बीक्स। तो खैर बीक्स बहुत ही डिफरेंट टाइप की होती है। तो एंसेस्टर तो कॉमन था, डिफरेंट स्पीसीज बन गई, तो जो स्पीसी जैसा खाना खाती है उसी तरीके की बीक उसके अंदर होगी। सो दैट इज़ हाउ नेचुरल सिलेक्शन और
जो इन्वायरमेंट है, जो जियोग्राफिक आइसोलेशन है, वो नई स्पीसीज बनाती है, ठीक है। ओके, थैंक गॉड क्लियर हो गया। हाँ, अब यहाँ पे ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ मेरे ख्याल से कल वाली क्लास के अंदर, जब हमने देखा था कि यहाँ पे किसी ने कहा है कि अर्थ जो है, अर्थ फॉर्म बाय स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस। तो ये थ्योरी कहलाती है क्या? थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। This theory was given by James Hutton, और इसके बाद लायल ने भी इस थ्योरी पे काम किया था। और ये थ्योरी जो है, इट्स इंस्पायर्ड बाय थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। लायल ने कहा था, ये थ्योरी ओरिजिनली दी तो हटन ने थी, लेकिन लायल ने ऐड ऑन किया कि ऐसा ही है कि जो स्मॉल चेंजेस आए अर्थ की फॉर्मेशन में, उन्होंने मिल के वो चेंजेस, अडेप्टेशंस एक्यूमुलेट होके ओवर टाइम उन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट इन्वायरमेंट फॉर्म किया। सही है। एक और चीज़, एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन वाली बुक के अंदर आपको एक जस्ट एक पॉइंट याद होना चाहिए। मैल्थस नाम के साइंटिस्ट ने, ये मार्गिलिस नहीं, मार्गिलिस का भी मैंने बताया था, मार्गिलिस ने दी थी थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बायोसिस, ठीक है। ये है मैल्थस, इन्होंने ये बुक दी, लिखी, ठीक है। इसके अंदर एक प्रिंसिपल को डिस्कस किया गया है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये आपको पूछा जा सकता है, इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, यानी कि पॉपुलेशन तेज़ी से इंक्रीज होती है। सिंपल लफ्ज़ों में मैं बता रही हूँ, एक्सपोनेंशियली, अरिथमेटिकली क्या मतलब है, अभी उसको छोड़ दो। देखें, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है यानी कि रिप्रोड्यूस करती है, या फिर आप कह सकते हो ग्रो करती है बहुत तेज़ी से। जब आप उसे कंपेयर करोगे रिसोर्सेज की ग्रोथ से, तो रिसोर्सेज बहुत आहिस्ता से ग्रो करता है। तो वही कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि जो एक पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल्स हैं वो ग्रो करते हैं कैसे? अरिथमेटिकली। अरिथमेटिकली का मतलब क्या है? सॉरी, एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली का मतलब क्या है? जब उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है, जैसे 2 इंटू 2 क्या बनेगा? 8, राइट। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे बढ़ते हैं? वो इंक्रीज करते हैं अरिथमेटिकली। अरिथमेटिकली का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 2 + 2 के रूल से ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस है, ये रैपिड है, ये ग्रेजुअल है। यही प्रिंसिपल कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। किसने दिया था? मैल्थस। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए डार्विन की थ्योरी, ये प्रिंसिपल भी डार्विन की थ्योरी से इंस्पायर्ड है। कैसे? देखो, डार्विन ने कहा था कि जो फिटेस्ट वाला है वही सर्वाइव करेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे रिसोर्सेज अगर कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन के अंदर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा। जो इंडिविजुअल्स वो आपस में कम्पीट करेंगे रिसोर्सेज के लिए। तो इसलिए जो इंडिविजुअल जिसके पास फेवरेबल वेरिएशंस होंगी वही सर्वाइव करेगा। फोर्थ पॉइंट याद आ गया डार्विन का? क्या कहा था? सर्वाइवल ऑफ द व्हाट? फिटेस्ट। फिटेस्ट क्या है? द वन विथ फेवरेबल वेरिएशंस या फिर फेवरेबल ट्रेट्स।
एडेप्टिव ट्रेट्स। 2 बुक्स थी डार्विन की, ये कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन वाज गिवन बाय मार्क्यूस। मार्क्यूलिस ने क्या दी थी? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। और डिसेंट ऑफ मैन जो बुक थी वो डार्विन की थी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, जहाँ से इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इस चैप्टर में आपको 2-3 चीज़ें पे काम करना है। एक लेमार्किज्म आपको पता होना चाहिए, डार्विन की थ्योरी, उसके की पॉइंट्स। दूसरा ये जो नाम वगैरह है, 1-2 नाम है जैसे वेलस, मैल्थस, हटन, लायल, ये इन साइंटिस्ट ने क्या किया। ये लास्ट टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, वो है वेनबर्ग इक्वेशन। और कुछ टर्म्स है जैसे डाइवर्जन, कन्वर्जन, एवोल्यूशन। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे क्वेश्चन कर लेती हूँ। आप देखें, क्वेश्चन तो हम एंड में करेंगे इस चैप्टर के। कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट स्पीसीज बन रही हैं। इस एग्जाम्पल को हमने, ये दोनों क्या है, ये एनालॉगस है, ट्री ट्रंक और कॉमन एंसेस्टर, दे आर एनालॉगस। पहली बात। दूसरी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये एवोल्यूशन जो यहाँ पे हुई है ये कन्वर्जन है या डाइवर्जन है? डाइवर्जन होगी। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर जब भी होगा तो वो डाइवर्जेंट होगी। डाइवर्जेंट डिवर्स से निकला है क्योंकि डिवर्स स्पीसीज बन रही है एक ही एंसेस्टर से, तो इसीलिए डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और इनके अंदर जो ज़्यादातर ऑर्गन्स होंगे ये सब स्पीसीज़ के आपस में क्या होंगे, ये होमोलोगस ऑर्गन्स होंगे।